नमस्कार, स्वागत है आपका आपका कानून के इस अंक में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिलने पर कई बार लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। टैक्स नोटिस कई कारणों से आपको मिल सकता है। इनकम टैक्स कानूनों का पालन करना कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन टैक्स कानूनों को समझना बेहद जरूरी है, जो आपके हर एक लेन देन में सहायक होते हैं। करदाता ईमानदारी से टैक्स अदा करे, ये देश के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। कर लेना और देना ये अधिकार भी हैं और दायित्व भी। करदाता राष्ट्र निर्माण में योगदान करता है। तो बजट का सीजन है, सभी की निगाहें इनकम टैक्स स्लैब और उससे होने वाले नफे नुकसान पर भी टिकी हुई हैं। कई बार इनकम टैक्स उसके प्रोसेस को लेकर लोगों में तमाम तरह की कंफ्यूजन्स या कहने की भ्रम की स्थिति होती है। इसलिए आपका कानून के संग में आज बात इनकम टैक्स और आपके अधिकारों की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। आपका कानून के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स, जिससे जुड़े आपके सवाल। क्या कहता है आयकर कानून 1961, इसको लेकर विस्तार से देंगे जानकारी हमारे एक्सपर्ट। आयकर रिटर्न की क्या है पूरी प्रक्रिया, क्यों और कैसे पड़ती है इनकम टैक्स की रेट, क्या है आयकर दाता के अधिकार, यानी कि जो आपके दायित्व हैं उसके साथ साथ आपके जो अधिकार हैं उसके बारे में भी हम आपको देंगे विस्तार से जानकारी। और क्या है इसे लेकर संवैधानिक प्रावधान। भारत करदाता चार्टर पेश करने वाले गिने चुने देशों में से एक है, जिसका साफ मकसद है पारदर्शी कराधान, ईमानदार का सम्मान। करदाता चार्टर में कहा गया है कि कर अधिकारी करदाता पर विश्वास करेंगे और किसी पर बिना वजह शक नहीं करेंगे। जहां शक होगा वहां अपील की छूट भी होगी। लेकिन कर चोरी यानी कि ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कानून भी बनाए हैं, जिसके तहत आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। आपका कानून के संग में हम आपको टैक्स लॉ के बारे में जागरूक करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कोई आपको नोटिस आए तो आपको क्या करना चाहिए। टैक्स को लेकर अगर विभाग आप पर केस भी कर सकता है तो ऐसे में आपके पास कानूनी विकल्प क्या हैं। आइए करते हैं इस पर चर्चा। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। मेरे साथ के शर्मा हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पूर्व डीजी हैं इनकम टैक्स विभाग। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही गोपाल कुमार केडिया हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और देश के जाने माने टैक्स गुरु आपको कह लीजिए, टैक्स एक्सपर्ट कह लीजिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल मैं के शर्मा जी आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए। जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, आपका अधिकार। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर, मेरा सवाल आपसे है, इनकम टैक्स पे करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, लेकिन जब बात किसी करदाता के अधिकारों की आती है, ड्यूटीज़ के साथ उसके राइट्स की आती है, तो करदाता ये जानना चाहता है कि हमारे अधिकार क्या हैं। इनकम टैक्स लॉ में जो अधिकार करदाता के दिए गए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी आप इसको लेकर तस्वीर क्लियर करें। देखिए, जो हमारा संविधान है जी, उसमें जो रूट है जहाँ से हमारा टैक्सेशन शुरू होता है वो आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 के अंदर ही जब शुरुआत होता है कि नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ जी। सो उसमें ही हमारे अधिकार एम्बेडेड है। वंस वी से लॉ, तो लॉ हैज़ गॉट सर्टेन फीचर्स विच अधिकार उसको हर कानून करदाता को मिले ही हुए हैं जी। जो चीज़ें हैं उसमें पहली होती है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आप कोई पेनल्टी लगाना चाहते हैं, टैक्स लगाना चाहते हैं, तो आप मेरे को शो कॉज नोटिस देंगे, ऐसे ही नहीं कोई पेनल्टी लगा देंगे। और फोर वार्निंग देंगे कि हम ये लगाना चाहते हैं। दूसरा, राइट टू बी हर्ड। आफ्टर बीइंग इन्फॉर्म्ड आप मेरे को बताएंगे और मेरे को सुनेंगे। और सुनने के लिए साथ साथ आप ये भी करेंगे कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद जो अगला राइट हमको ऑटोमेटिकली मिलता है, जो बाद में एलेबोरेट किया गया है, वो है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड ऑफ द अथॉरिटी।
अगर एक अथॉरिटी ने मुझको सुना है और उसके बाद उसका ट्रांसफर ज़्यादा दूसरी अथॉरिटी उस ऑर्डर को एज इट इज़ पास नहीं कर देगी, उसको मेरे को दोबारा सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, पर उसके बाद मेरे को जो है कोई भी टैक्स या पेनल्टी लगेगी। अगर उसने अथॉरिटी ने लगा भी दिया है जो एप्लीकेशन माइंड है, उसके बाद आई हैव गॉट राइट टू चैलेंज, आई कैन अपील इट। जी। So appeal will be before a higher judicial forum or higher authority, which will again hear me and see whether the application of mine at the lower level has been right or not. उसके बाद हमारे पास है फेयरनेस, जो भी है ड्यू प्रोसेस इट हैव टू बी फेयर। जहाँ भी इनमें से किसी भी कड़ी में से किसी लिंक को तोड़ा गया है, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स हैव बीन एक्सट्रीमली हार्श एंड दे हैव इम्पोज पेनल्टीज ऑन अथॉरिटीज एंड क्वश्ड द ऑर्डर्स। तो ये बाद में अपने को इसने चार्टर, टैक्स पेयर चार्टर बना है, उसमें बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, और जो पहले वाली जो मानसिकता थी कि टैक्स पेयर चोर है वो ख़त्म हो गया है। और प्रेजेंट डिस्पेंशन है, प्रेजेंट जो सरकार, मौजूदा सरकार ने जो काम किया है, उसने कहा कि नहीं, उसको आप जो है दोस्त समझेंगे, उसको आप सर्विसेज देंगे, एंड ही इज़ नॉट जस्ट टैक्स पेयर, आपको टैक्स पेयर सर्विसेज देनी है, ही इज़ योर वैल्यूएबल पर्सन। तो उसके साथ और बहुत सारे अधिकार आ गए हैं, और एक आयकर सेवा केंद्र बन गए हैं, हर जगह आप जाइए जो डिमांड सर्विस जी। तो अब जो रवैया है वो 36 साल पहले और आज में बहुत सी चेंज हो गया बदलाव आया है। बहुत सारे हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, एज वी गो अलोंग विल टॉक अबाउट देम। अब जो है कोई भी टैक्स पेयर अपने आप को पूरी तरह से सक्षम समझे, और समझे कि मेरे पास पूरे अधिकार हैं, इंक्लूडिंग राइट टू गो टू द प्राइम मिनिस्टर। दैट विल टॉक एज वी गो अलोंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो करदाता अपने आप को ये ना समझे कि उन पर से चाबुक चलता है टैक्स का, सारे अधिकार आपके पास मौजूद हैं। ये भी जानने का कि आपके टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, निश्चिंतता जो सबसे पहले हमने अपने ग्राफिक्स में लिखा भी, उसका अधिकार करदाता के पास है। बजट का सीज़न चल रहा है, लोग खासकर बजट जब पेश होने वाला होता है तो लोग टैक्स स्लैब पे उस पर बड़ी निगाहें रहती हैं नफ़े नुकसान को लेकर, लेकिन लोगों को समझाइए कि दरअसल ये इनकम टैक्स है क्या, इसे पे करना कितना ज़रूरी है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, एक साधारण करदाता जो अफेक्टेड होता है इनकम टैक्स से, उसकी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जो कि प्रेजेंटली 2,50,000 रुपया है। अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो उनको टैक्स कम होएगा। अभी प्रेजेंट में 2,50,000 उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। टैक्स रेट जो हैं, टैक्स रेट अभी दो स्कीम चल रही है साथ साथ, एक न्यू रेजिम है, एक पुराना रेजिम है। तो न्यू रेजिम में टैक्स रेट जो है 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता हमारा, 5 लाख से 7,50,000 तक 5% टैक्स लगता है। इस तरीके से जो है एक स्लैब रेट हमारी है। ओल्ड रेजिम हमारी चल रही है, ओल्ड रेजिम में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स बेसिकली जो लगता है वो 87A सेक्शन है, उसके भीतर छूट मिल जाती है। उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख तक जो है 20% टैक्स लगता है, 10 लाख से ज़्यादा जो है 30% टैक्स लगता है। तो ये एक सिस्टम बनाया हुआ है टैक्स डिपार्टमेंट में। लोग रिटर्न फाइल करते हैं, एवरी ईयर रिटर्न सेक्शन 139 है, उसके भीतर रिटर्न फाइल करनी होती है। रिटर्न फाइल करने के बाद में आप अपनी सारी आय जो आपको उस साल में हुई है उसको आप घोषित करते हैं, और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देखने का पूरा एनालिसिस करने का अधिकार है। वो उसको देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और लगता है कि आपने अपनी गलत आय घोषित की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन दिनों अलग अलग तरीके से 360 डिग्री प्रोफाइल बनाया किसी भी करदाता का। उनको सारी चीज़ें पता होती है कि आपकी कितनी इनकम है। 26AS एक फॉर्म निकला है, उसके भीतर आपकी जितनी भी इनकम है, जितना टैक्स कटा हुआ है, TDS कटा हुआ है, सारी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई रहती है। TIS फॉर्म है, AIS फॉर्म है, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास से आपके पास नोटिस आ जाती है कि आपकी रिटर्न जो है, आपने जो फाइल करी है वो मैच नहीं कर रही है, प्लीज़ आप इसको सही करें। आपको मौका दिया जाता है कि आप इसको सही करें। आप उसको सही करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपको अपनी चेकिंग करने के बाद में अपने उस अधिकार को यूज़ करना है। आप उसको जब चेक कर देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि वो सही तरीके से आपने फिर भी रिटर्न नहीं भरी है, तो आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस आ जाता है, और वो उसको एग्जामिन करते हैं प्रॉपर तरीके से कि आपने सही तरीके से अपनी आय घोषित की है या नहीं की है। इस तरीके से अभी शर्मा जी ने कहा कि उसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं। अपील अलग अलग फॉरम होते हैं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स में साथ साथ चल रही होती हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि शर्मा जी कहते हैं बहुत ही जटिल है हमारा जो टैक्सेशन लॉ है, कई बार इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है हर साल बदलाव भी देखने को मिले हैं। जो आम लोग हैं वो बड़े कंफ्यूज से हो जाते हैं, और इस जटिलता को वो कह लीजिए कि वो समझ नहीं पाते, और इसकी वजह से कई बार गुमराह भी होते हैं।
मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो मौजूदा इनकम टैक्स लॉ है हमारे टैक्स पेयर्स के हिसाब से कैसा है, और क्या ये सच में इतना जटिल है जितना एक आम नागरिक को लगता है? ये अगर कोई लोग कहते हैं कि जटिल है आज की तारीख में, तो मैं आपको बता दूं जो मेरा तजुर्बा है 1987 से लेकर के आज तक, उस ज़माने में जो लोग अपना रिटर्न खुद भरते थे ऐसे लोग बहुत कम थे। अब हमको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, सैलरीड एग्जीक्यूटिव्स हैं, सैलरीड क्लास है, एम्प्लॉयज़ हैं, PSU एम्प्लॉयज़, जो किसी के पास जाते ही नहीं। अगर जाते हैं तो वो पैसा देना चाहते हैं टाइम के लिए कि उनके पास ऑनलाइन जाके भरने का टाइम नहीं है। तो अब अगर हम देखा जाए मौजूदा स्थिति में, अगर हम पिछले 36 साल का जो चेंज है उसमें देखें, अभी हमको हमारे पर्सनल सर्किल में कम से कम भी 70% लोग ऐसे मिल जाते हैं जो छोटे करदाता हैं, जिनके पास केवल सैलरी की मेन इनकम है, हाउस रेंट अलाउंस हाउस रेंट की इनकम है, वो सब अपने आप भरना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये प्रोसेस 87 में बिल्कुल ना के बराबर थी जी। तो जटिलता है, और वो उसके लिए जिन लोगों को जटिलता मैटर करती है उनके पास पूरे टीम है, और वो जटिल को उन्हीं की वजह से क्या बात जटिल बनाना पड़ता है। वो एक अलग कैटेगरी है, उसकी बात यहाँ पर नहीं हो रही है। पर जो मेजॉरिटी है आज की तारीख में, हमारे पास एक मोटे तरीके से कहा जाए तो 8 करोड़ टैक्स रिटर्न भर जाते हैं, मोटे मोटे 10 करोड़ जो हैं पैन वाले इफेक्टिव करदाता हैं। आउट ऑफ देम जो छोटे जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स हैं, उनमें से सब्सटेंशियल नंबर विच में इवन बी टचिंग 50% वो अपने आप ही करते हैं, एंड दे हैव गॉट पेशेंस, दे हैव गॉट देयर ऑल 26 years in order, they do it. Those who have got more heads of income, dividend, etc., and they want somebody's services, so they avail जिन लोगों को टैक्स पेयर सर्विसेज जो होते हैं उनको लेते हैं जी। तो अब जटिलता की जहाँ तक बात है, अब ये काफ़ी कुछ सरल हुआ जा रहा है, बट इसकी अगर हम देखें, लीगेसी देखें, इसमें इतने सारे, क्योंकि इसका जो हमारा एम है, उद्देश्य है करदाता का, वो केवल टैक्स कलेक्ट करना ही नहीं है जी। शायद आम आदमी सोचता हो, उसका पर्पज़ हमारा ये भी है विकास की दर को करना, किसी पर्टिकुलर रीजन के विकास को करना, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को विकास को करना, कहीं पर किसी चीज़ पे रोक लगाना। इन सब के कारणों से बार बार हर सेक्शन में जहाँ जहाँ उनको एग्जम्पशन छूट मिलती है उनको चेंज होता रहता है। उनको चेंज होगा तो आप बताएंगे, आपको जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो उसमें चेंज करने से सेक्शन, सब सेक्शन, देन प्रोविज़ो, सेकंड प्रोविज़ो, थर्ड प्रोविज़ो, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वो क्योंकि उसका एक सामाजिक दायित्व है, वो केवल टैक्स कलेक्ट करना नहीं है, बट उसका एक समाज का एक पर्टिकुलर, इट्स नॉट लाइक इनडायरेक्ट टैक्स जहाँ पर आपको केवल टैक्स कलेक्ट करना है और हर आदमी से लेना है। यहाँ पर रईस आदमी से ज़्यादा टैक्स लेना है और गरीब लोगों से टैक्स ना लेना है, कम लेना है। वहाँ का पैसा जाता है आपका मनरेगा में, बहुत सारी स्कीम्स में जाता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो है, ये कहना कि आज की तारीख में इतना जटिल नहीं है, बट जिन लोगों के लिए जटिल है, जिनके पास, जिनकी वजह से एग्जाम्पशन आ रहे हैं, उनके पास अपने पूरे संसाधन हैं, उनकी कोई चिंता वाली बात नहीं है जी। तो ये अब सरल होता जा रहा है और भी इसमें आगे गुंजाइश होगी। बिल्कुल, और क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटलीकरण के साथ अब सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं, आपके मोबाइल पर हैं, तो वो जटिलता मुझे लगता है पहले से बहुत ज़्यादा कम हुई है। और बिल्कुल गोपाल कुमार जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि इनकम टैक्स का जो नोटिस है वो लोगों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं होता। कई बार आप अपनी जीमेल में देखते हैं जैसे कि नोटिस आया, आप घबरा जाते हैं। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में भेजा जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस? देखिए, इनकम टैक्स नोटिस जब भी किसी के पास आता, आपने सही कहा कि वो बंदा घबरा जाता है उस समय, जिससे आप, ये तो इनकम टैक्स की नोटिस की बात हुई, नोटिस कोई भी हो, जैसे ट्रैफिक चालान का 100 रुपये का या 500 रुपये का नोटिस आता है, उसमें भी पर्सन घबरा जाता है। तो इनकम टैक्स की जो इम्प्लीकेशंस होता है वो थोड़ा सा क्लमजी है, थोड़ा सा टफ है। तो उसमें नोटिस जो आते हैं, नोटिस सबसे पहले तो इसलिए आता है कि आपने जो रिटर्न भरी है, आपने रिटर्न गलत भरी है, आप प्लीज उसको सही कर दीजिए, आपको मौका दिया जाता है, उसके लिए आपके पास नोटिस आता है। उसके बाद स्क्रूटनी के लिए नोटिस आता है, वो सेक्शन 143(2) हमारा है, उसके भीतर नोटिस आता है कि आपने जो रिटर्न भरी है उसको हम एग्जामिन करना चाहते हैं, और उसमें वो सारे आपने जो मद उसमें मेंशन किए हैं, हर एक मद को वो लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के साथ, जो है बैंक स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई करते हैं और एग्जामिन करते हैं कि आपने जो भरी है सही भरी है, सही भरी है। आजकल फेसलेस असेसमेंट होता है, फेसलेस असेसमेंट में आपका ऑफिसर कौन है, आप बेसिकली नहीं जानते कि कौन असेसमेंट कर रहा है और वो कहाँ बैठा हो सकता है, चेन्नई में बैठा हो, हैदराबाद बैठा हो, बंगलोर बैठा हो, तो वो असेसमेंट कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता।
दूसरा इसमें क्या होता है कि जो फर्दर जो नोटिस आती है, आपने रिटर्न फाइल करनी थी, रिटर्न फाइल आपने नहीं करी, रिटर्न फाइल नहीं करी तो उसके लिए सरकार के पास पावर है कि आपको सेक्शन 148 के भीतर नोटिस इशू करती है कि आप रिटर्न अपनी फाइल कीजिए। और रिटर्न फाइल करने के बाद, चूंकि आजकल पहले हम लोग 2 साल तक रिटर्न फाइल कर सकते थे, अब पिछले 2-3 साल से इसको 1 साल कर दिया गया है। जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023 अभी जो खत्म होएगा, मार्च 2023 खत्म होएगा, इसकी रिटर्न हम दिसंबर 2023 तक ही फाइल कर सकते हैं, उसके बाद फाइल नहीं कर सकते। तो अब किसी ने कोई रह गया फाइल करने से, तो उसके लिए एक ऑप्शन रहता है कि उसको 148 में जब नोटिस आएगा तो आप फाइल उसको कर सकते हैं। तो वो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चलती रहती है। किसी के यहाँ रेड पड़ी इनकम टैक्स की और वहाँ पर आपसे रिलेटेड कोई कागजात पाए गए, कोई एग्रीमेंट पाया गया, कोई डायरी पाई गई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर है कि वो आपको नोटिस भेज सकते हैं उस ट्रांजेक्शन्स को, आपका जो कागज़ मिला उसको वेरीफाई करने के लिए कि वो क्या है, बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है, कि आपने क्या ट्रांजैक्शन उनसे किया है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत तरह की नोटिसेज करदाता को, हम लोग आम करदाता की बात कर रहे हैं, आम करदाता को भेज रहा होता है। बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी नोटिसेज होती हैं जो कि थोड़ा सा कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर वो डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग आम करदाता की बात करते हैं। तो ये नोटिसेस का जवाब देना एक करदाता को जरूरी होता है, कोऑपरेशन करना जरूरी होता है। अगर कोऑपरेशन नहीं किया जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना मनमानी तरीके से टैक्स लगा देते हैं और वो टैक्स आपको जमा करना होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो आपसी विश्वास है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही करदाता हैं, अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, तो डरने की इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। ठीक है शर्मा जी, संविधान की अनुसूची में केंद्र को, जो अनुसूची 7 है उसमें केंद्र को टैक्स वसूलने का अधिकार है। हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताएं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है टैक्स को लेकर। टैक्स का जो मैंने बताया सोर्स तो 265 है, उसके बाद कलेक्शन करने के अधिकार के बाद इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक अलग मुद्दा है, उसका टैक्स पेयर से कनेक्शन नहीं है, कहाँ कहाँ कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट हमारी जो सोर्स है 265 है और उसके अंदर जो भी हमारा वो कलेक्शन का है, तो उसके साथ ही साथ उसको लीगल राइट्स उनके जुड़े हुए हैं। तो ये करदाता ये समझ ले कि जो भी मेरा टैक्स कलेक्शन हो रहा है ये सोर्स संविधान है और मेरे को सारे के सारे लीगल राइट्स अवेलेबल हैं और उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो वो जो संवैधानिक ढांचा है उसमें कलेक्शन करने के बाद कैसे कैसे उनको डिवीज़न होगा, वो सरकार का और केंद्र सरकारों का अपना तालमेल है, उसमें उसका कोई मतलब नहीं है। हाउएवर टैक्स पेयर ये समझ ले कि आज की तारीख में इतना ज़्यादा सरकार ने टैक्स अथॉरिटीज़ को टाइट कर रखा है कि आज की तारीख में अगर हम देखें टैक्स डिपार्टमेंट एंड बाकी डिपार्टमेंट्स को, हमारी ग्रीवेंसेस की जो दर है वो 0.0003% है। आज की तारीख में सारे के सारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को लेखा जोखा देना होता है। जो हमारी किसी की अनरिजॉल्व ग्रीवेंसेस हैं उनको आपको अगर कुछ 30 दिन से ज़्यादा रिजॉल्व नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए आपको आंसरेबल हैं। और इसके लिए जो भी आप कहीं आपकी कोई इश्यूज आते हैं उसको आप प्रॉपरली डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करें। उनके पास आपके ऑनलाइन में ई निवारण और बहुत सारी सुविधाएं हैं। और अल्टीमेटली अगर कुछ नहीं हो सकता तो CP ग्राम है, वहाँ पे सीधे आपके प्राइम मिनिस्टर के पास होता है एंड विद इन 20 days यू गेट ए रिप्लाई, यू गेट क्या उस पर एक्शन लिया गया, क्या नहीं लिया गया है। तो हमारा जो भी है, जो कर प्रणाली है, मैं कहूँगा कि काफ़ी कुछ संयमित है और वो संविधान में ही उसके साथ उसका निराकरण दिया हुआ है। उसके लिए अलग अलग फॉर्म तरीके से अब आपके वेबसाइट पे ई निवारण हो गया है, उसके अलावा CP ग्राम है, उसके अलावा टैक्स पेयर चार्टर है। और टैक्स पेयर चार्टर में मैंडेट है कि आप जो है करदाता पे विश्वास करेंगे और करदाता पे आप बिना वजह शक करेंगे नहीं। तो ये चीज़ें एक बड़ी रिवोल्यूशनरी हैं और 2020 के बाद आई हैं। उससे पहले दीज थिंग्स वर बीइंग टोल्ड इन वेरियस लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, बट नाउ दे आर ए पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बिल्कुल, अब वो हमारा जो अधिकार है वो बिल्कुल लॉ के अंदर है, एक्ट के अंदर है और हमें किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपके दायित्व के साथ आपके अधिकार भी हैं और ये पूरी तरह से पारदर्शी हैं। और कुछ सवाल हमें ऑनलाइन भी आए हैं, चलिए उन सवालों को ले लेते हैं जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं। मैं चाहूँगी उन सवालों को स्क्रीन पर प्ले किया जाए। पहला सवाल जो है वो ट्विटर से आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने अलग अलग 3 कंपनियों में नौकरियां की और इनके साथ बड़ा अजीब सा वाकया हुआ कि किसी भी कंपनी में इनका इनकम टैक्स जो है वो नहीं लिया गया, नहीं काटा गया। अब ऐसे में अब कुछ साल बाद इनके पास आयकर विभाग का नोटिस आया है। ये कह रहे हैं कि अब लायबल कौन है? कंपनी ने इनकम टैक्स नहीं काटा, अब नोटिस मेरे पास आता है, इसकी भरपाई कौन करेगा? एक्चुअली कंपनी ने टैक्स नहीं काटा, ये बहुत बड़ी भ्रांति है
कि अगर टैक्स नहीं काटा, कंपनी की टैक्स काटने की एक प्रक्रिया है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि टैक्स शुड बी डिडक्टेड, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ की आमदनी कटती है, बट आमदनी की फिगर हमको पता है और हमारा दायित्व तो बनता है साल के एंड में ना केवल टैक्स का रिटर्न भरना, बट जो 3 हमारी स्लैब्स हैं एडवांस टैक्स उसको भी पे करना। तो कंपनी ने नहीं काटा है, ये कोई हमारे पास वो कोई भी अच्छा कारण नहीं है अपना टैक्स नहीं भरने का। तो फाइनली कंपनी ने नहीं काटा, उसकी तो एक अलग प्रक्रिया है, उसको टैक्स ना प्रॉपरली काटने के लिए उसको आप पनिश कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ हमको जो है ये देखना पड़ेगा कि इनकी जो जिम्मेदारी है इन्होंने नहीं भरा, तो जिम्मेदार तो यही हैं अगर इन्होंने अपना रिटर्न नहीं भरा और सही से टैक्स नहीं कराए। बट काफ़ी एक सैलरीड क्लास में ऐसे लोग हैं जो मान लेते हैं कि जो हमारा टैक्स कट गया है वो टैक्स कट गया है। टैक्स डिडक्टर इज नॉट ए टैक्स is not the government. Tax deductor is only a tool in the hands of the government machinery. So that only assists and it helps you in ensuring, disciplining that you pay taxes while you earn. But it is your responsibility, it is your income. So at the end of the year, you should have filed your return of income. So my dear sir, unfortunately, you are responsible. Liability इनकी बनती है। हाँ, you can pass on part of the buck. कि साहब उनको करना चाहिए, बट उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। उनको साथ में क्या होगा नहीं होगा वाला के, बट आपकी जिम्मेदारी थी है। बिल्कुल बिल्कुल सर करिए। इसमें अब उनके पास ऑप्शंस ये है, एक लास्ट ईयर जब बजट आया था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक ऑप्शन दिया गया ITR U अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। अब चूंकि इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो रिटर्न फाइल कर भी नहीं सकते ये नॉर्मल तरीके से। इनको ITR U फाइल करना चाहिए और उसमें टैक्स 25% टैक्स ज्यादा देना पड़ता है उसमें। अच्छा। तो उनको वो फाइल करके अपना जो कर्तव्य है वो निभाना चाहिए। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं उदासीनता भी कही जाएगी कि अगर साल में आपका इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो ये एक नागरिक के रूप में, एक देश के सच्चे करदाता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता करना चाहिए कि आखिर इनकम टैक्स डिडक्ट क्यों नहीं हुआ। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, लायबल आप ही हैं। अगला सवाल जो है वो ईमेल से आया है। इसका जवाब मैं गोपाल कुमार जी आपसे चाहूँगी। इनका सवाल ये है कि उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो गिफ्ट में दिया है। उन्होंने कहा है कि ये अमाउंट जो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट में दिया है, क्या इस पर टैक्स लगेगा और क्या ये टैक्स मुझे भरना होगा? देखिए, इन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है। इनकी बेटी जो है इनके रिलेशन के डेफिनेशन में आती है। रिलेटिव को जब भी कोई गिफ्ट दिया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, कितना भी अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, छोटा अमाउंट हो, इसमें ना देने वालों को कोई टैक्स देने की जरूरत है, ना लेने वालों को कोई टैक्स देने की जरूरत है। इसमें रिटर्न में एक चेंजेस, जो रिटर्न फाइल करते हैं, एक चेंजेस किया गया है कि आप वहां पे घोषित कर दीजिए कि आपको इतना रुपया गिफ्ट मिला है। इसके अलावा कोई भी कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो अमाउंट FD कर दिया जाता है तो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर तो टैक्स देना होगा। हाँ, इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन है कि उन्होंने गिफ्ट किया, अमाउंट गिफ्ट किया, अमाउंट गिफ्ट करने के बाद में अगर क्लबिंग कर दिया, FD कर दिया जाता है और उस पर उनको इनकम हो रही है तो उस पर भी उनको उनकी बेटी ही टैक्स देगी, वो इनकम क्लब नहीं होगा। लेकिन अगर वो इनकम जनरेटिंग एसेट्स अगर गिफ्ट करते हैं, जैसे कोई किराए पर मकान लगा हुआ है और उस मकान को गिफ्ट कर दिया, या FD बना करके FD को गिफ्ट कर दी, तो उस केस में क्लबिंग का प्रोविजन सेक्शन 64 है, वहां पे एप्लीकेबल हो जाता है और वो इनकम जो है इन सज्जन को उस पर जो टैक्स बनता है खुद देना होगा। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। फेसबुक के माध्यम से आया है और इन्होंने इनका नाम है कानपुर से गौरव गुप्ता। इन्होंने पूछा है कि मेरा इनकम टैक्स जो है वो लिमिट से ज़्यादा काट लिया गया, डिडक्ट हो गया है। ये बड़ा आम सा सवाल है, कई बार ये शिकायतें मैं देखती हूँ कि लोगों के ज़ुबान पे होती हैं कि हमारा इनकम टैक्स ज़्यादा काट लिया गया, लिमिट से ज़्यादा है। इसका सवाल मैं चाहूँगी कि शर्मा जी आप दें कि दरअसल ये स्थिति आती क्यों है, ऐसा क्या किसी गलती की वजह से होता है और जो करदाता है वो बड़ा इस बात को लेकर क्रोधित भी होता है कि मेरा इनकम टैक्स ज़्यादा काटा गया और मेरा पैसा अब कैसे रिफंड वापस आएगा? एक्चुअली ये बहुत बड़ी भ्रांति है और मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ अपने सर्किल में। वो सोचते हैं कि जो टैक्स कट रहा है वो सरकार टैक्स काट रही है। एक्चुअली वो सरकार टैक्स नहीं काट रही है, वो टैक्स डिडक्टर है। वो चाहे तो एम्प्लॉयर है, चाहे कोई ठेका देने वाला है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो टैक्स पे करे वो काटे, जिससे बाद में आप पे बर्डन कम हो जाए। बट ये जो प्रक्रिया है टैक्स डिडक्शन की, ये एक अप्रॉक्सीमेट प्रक्रिया है। आपका एग्जैक्ट टैक्स ना तो वो होगा और एग्जैक्टली कभी हो जाए, बड़ी असंभव सी चीज़ लग रही है। वो एक अप्रॉक्सीमेटली, फॉर एग्जांपल आप जो है डिडक्ट करते हैं टैक्स सैलरी पे एक पर्टिकुलर परसेंटेज, प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10%, लाइक दैट, वो एग्जैक्ट टैक्स नहीं है।
तो ये जब ज़्यादा कट जाता है, ये भी हो सकता है कभी आपका टैक्स ज़्यादा कटे कभी कम कटे, ये संभव है। अगर कम कटेगा तो लास्ट में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में आपकी जिम्मेदारी है उसको ठीक से भरें। और अगर किसी कारण से ज़्यादा कट गया है तो बाय द एंड ऑफ द ईयर जब आपकी टोटल रिसीट्स आपके सामने आ जाएंगी तो आपको पता लग जाएगा मेरी ये रिसीट्स हैं, टैक्स मेरा जो बनता है मान लीजिएगा 5,000 रुपये और कट गया 10,000 रुपये। तो आप जब रिटर्न भरेंगे उसमें आप बताएंगे, अपना टैक्स कैलकुलेशन देंगे, उसके बाद लिखेंगे मेरे को 5,000 रुपये का रिफंड दे दिया जाए। और आपको हैरत होगी जान करके, मैं 87 से आज तक की बात कह सकता हूँ, आज की तारीख में लोग ऐसे हैं कहते हैं साहब हफ्ते भर में मेरे रिफंड आ जाता है अकाउंट में, क्योंकि अकाउंट नंबर लिंक्ड है, अकाउंट नंबर आपको देना होता है। ये एक चमत्कारिक घटना है पिछले 36 साल में कि आपको रिटर्न के लिए स्मॉल टैक्स पेयर्स का तो इनवेरिएबली एक्शन कुल मिला के बहुत प्रॉम्प्ट होता है। क्योंकि शर्मा जी यहाँ पर बस एक सवाल ये है कि अगर ज़्यादा डिडक्ट होता है तो जो अपील है वो आप अपनी उस कंपनी को ही करेंगे? नो, अपील की पहले तो जो डायरेक्ट अभी अपील की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी तो जब डेटा होगा आप उसकी शिकायत कहाँ करेंगे? नो शिकायत। अभी जब रिफंड आप टैक्स रिटर्न भरेंगे तभी आपका रिफंड ड्यू हो जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो उसके बाद आपको अपील लगा के शिकायत, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव शिकायत करेंगे आप, और उसके बाद आपको अगर लगे, क्योंकि इसमें तो केवल टैक्स का कैलकुलेशन की बात है, तो जो डिडक्शन का अपील से कनेक्शन नहीं है। अपील का कनेक्शन ये यहाँ पे उनका सवाल ये था कि मैं शिकायत क्या अपनी उस कंपनी को करूंगा या कहीं और करना होगा इनकम नहीं, उसमें अगर उनको लगता है तो रेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया है, वहाँ पे फाइल करके अपने रिटर्न को रिवाइज कर देंगे। क्योंकि वक्त कम है, सवाल और भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस पर इतनी सार्थक चर्चा के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों के जहन में इनकम टैक्स को लेकर जो सवाल होंगे, उनके अधिकारों को लेकर, उसको लेकर एक जो तस्वीर है वो साफ ज़रूर हुई होगी। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो क्या है आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने कानून में क्या क्या प्रावधान किए हैं, आप जानेंगे उन कानूनों के बारे में जो आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा, तो संसद टीवी आपको देगा वो मंच जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं, अपने अधिकारों को कर सकते हैं, अपने हक की बात हम मिलवाएंगे आपको देश के बड़े कानूनविदों और सलाहकारों से। तो आज फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।